हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय सोनी और स्वागत है आपका अक्षय सोनीस अपेक्स एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम फ्रिक्शन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन चैप्टर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स सब्जेक्ट में आता है एंड अगर डिप्लोमा की बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में फ्रिक्शन चैप्टर आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि फ्रिक्शन एक्चुअली कहा किसे जाता है। गुजराती में फ्रिक्शन बोलते हैं, फ्रिक्शन को बोलते हैं घर्षण, और हिंदी में भी घर्षण बोलते हैं। ओके, तो क्या है फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन अगर देखें तो मानो कि कोई पर्टिकुलर ब्लॉक या कोई भी पर्टिकुलर पार्टिकल है, उसे मैं P फोर्स लगा के उसको मूव करा रहा हूं, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उस मूवमेंट को रेजिस्ट करने वाला जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। ओके, अगर ब्लॉक को मैं कोई P फोर्स लगा के उसको मैं मूव करा रहा हूं, बराबर, उसको मैं चला रहा हूं, तो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स जो मूवमेंट को रेजिस्ट करता है, रेजिस्टिंग फोर्स ऑफ मूवमेंट ऑफ ब्लॉक, ओके, तो इसे बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रेंड्स, याद रखना है फ्रिक्शन ऑलवेज जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा। ओके, ऑलवेज याद रखना है जो भी हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो पता चल गया कि कोई भी पर्टिकुलर बॉडी को मैं अगर मूव करा रहा हूं तो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में जो उसकी मूवमेंट को रेजिस्ट करने वाला जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। क्लियर है? और अभी फ्रेंड्स हम कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे फ्रिक्शन की, और फ्रिक्शन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मानो कि कोई भी सरफेस पे कोई ब्लॉक मैंने रखा है, ओके, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन होगा n। ओके, सिंपल है, नॉर्मल रिएक्शन होगा n, उसका सेल्फ वेट होगा w। सेल्फ वेट ऑलवेज परपेंडिकुलर लगता है, वो फ्रेंड्स हमें याद रखना है। अगर एक्सटर्नल फोर्स P इस तरफ मैं लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा F। क्लियर है? तो ये फिगर हमें ध्यान रखना है। फिगर क्या है? देखो, अगर एक्सटर्नल फोर्स P इस तरफ है, मानो कि राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड क्या लगेगा? फ्रिक्शन ऑफ फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, ऑलवेज नॉर्मल रिएक्शन, एंड सेल्फ वेट ऑलवेज डाउनवर्ड होगा परपेंडिकुलर। ओके, अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअली बोला किसे जाता है? अगर R रिजल्टेंट ऑफ F एंड R है, F एंड N, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल का रिजल्टेंट को मैं अगर R बोलूं तो क्या होगा फ्रेंड्स? और इस थीटा R और N के बीच में जो एंगल है उसको मैं थीटा बोलूं तो क्या होगा? tan थीटा। तो क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू F डिवाइड बाय N। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? F डिवाइड बाय N। ओके, tan थीटा इज इक्वल टू F डिवाइड बाय N। ये जो थीटा है इसे ही बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसे ही क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एक फॉर्मूला फ्रेंड्स हमें याद रखना है यहाँ पर, tan थीटा इज इक्वल टू F बाय N। tan थीटा इज इक्वल टू F बाय N। ये देखो, ये पैरेलल F है तो इसके पैरेलल इसको भी हम F बोल सकते हैं। ओके, इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। ये F है तो इसको भी हम F बोल सकते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू F बाय N विच इज दी वेयर थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो ये आपको नोट डाउन रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद आता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अभी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसे बोला जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू F बाय N। म्यू इज इक्वल टू F बाय N। म्यू इज इक्वल टू F बाय N। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू F बाय N, बट tan थीटा इज इक्वल टू F बाय N, देन इक्वेशन 1 ऊपर से हम ये लिख सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये अनदर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया है, ये हमें याद रखना है फ्रेंड्स। तो इतना नोट डाउन कर दीजिए। अभी फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज किसे बोला जाता है।
एंगल ऑफ रिपोज किसे बोला जाता है? तो एक एग्जांपल लेता हूँ। मानो कि कोई इंक्लाइन सरफेस पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया है, ओके, एक ब्लॉक रख दिया है और वो अबाउट टू स्लीप है, मतलब वो अभी स्लीप नहीं हो रहा, डाउनवर्ड मूव नहीं कर रहा, वो एज इट इज रहा है, और इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूँ। अभी इस एंगल को मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, थीटा प्लस डेल्टा थीटा, और उस थीटा पे, उस एंगल पे ये जो ब्लॉक है वो डाउनवर्ड स्लिप करना स्टार्ट हो रहा है। तो जिस एंगल पे ब्लॉक या तो पर्टिकुलर चीज स्लिप करना स्टार्ट हो जाए, डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट हो जाए, तो उस एंगल को क्या बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ओके, तो उसका डेफिनेशन ऐसा होगा कि एंगल एट विच ब्लॉक और ओनली पार्टिकल, एनी पार्टिकल ब्लॉक स्टार्ट टू स्लिप और मूव डाउनवर्ड, then that angle is called angle of repose। उस एंगल को क्या बोलेंगे हम? एंगल ऑफ रिपोज। देखो एक कंडीशन हम लेते हैं, तो उसके साथ हमें अच्छी तरीके से पता चलेगा कि एंगल ऑफ रिपोज एक्चुअली है क्या। मानो कि ये थीटा है और थीटा एंगल पे जो ब्लॉक है वो स्लाइड करना स्टार्ट हो गया है। अगर ब्लॉक स्लाइड करेगा डाउनवर्ड की तरफ, तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन पे। ओके, तो फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है, राइट साइड, पैरेलल टू दिस इंक्लाइंड सरफेस। ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। ऑलवेज याद रखना है सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन, और वर्टिकली लगेगा W सेल्फ वेट। इसके बीच में जो एंगल रहा वो एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। ये थीटा जो भी है वही थीटा यहां पर लगेगा। ये साइड है एडजेसेंट, थीटा की एडजेसेंट साइड है, मतलब ये हो जाएगा W cos थीटा और ये हो जाएगा W sin थीटा। क्लियर? अगर इसको मैं इक्विवेलेंट लूं तो देखो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बाय रिसॉल्विंग हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स में क्या आएगा? F जो राइट साइड जा रहा है इज इक्वल टू W sin थीटा जो लेफ्ट साइड जा रहा है। F इज इक्वल टू W sin थीटा। दूसरा, अगर मैं वर्टिकल फोर्सेस को मैं इक्वल करूं तो नॉर्मल रिएक्शन N और डाउनवर्ड में कौन सा आ रहा है? W cos थीटा। तो N इज इक्वल टू W cos थीटा। दोनों जो इक्वेशन मुझे मिले हैं उस दोनों का मैं अगर डिवाइड करूं तो F डिवाइड बाय N इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा टेन थीटा, W कट। ओके, F डिवाइड बाय N इज इक्वल टू टेन थीटा, बट वी नो दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन, उसको मैं मानो कि अल्फा दे देता हूं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन टेन अल्फा इज इक्वल टू F बाय N, वेर अल्फा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रेंड्स यहां पर क्या हुआ? F बाय N इज इक्वल टू टेन थीटा एंड टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन थीटा हम लिख सकते हैं। इफ टेन थीटा इज इक्वल टू F बाय N, टेन अल्फा इज इक्वल टू F बाय N, तो हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू अल्फा। मतलब जब इसका मतलब ये हो गया कि जब थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, ओके, जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिपोज। जब थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा तब उसे क्या बोलेंगे हम? एंगल ऑफ रिपोज। मतलब ये बॉडी मूव करना कब स्टार्ट होगी? व्हेन थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये जो थीटा है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल हो जाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, तब ये बॉडी मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, पता चला एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में? ओके गुड, तो नोट डाउन कर दीजिए। ओके, और अभी मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जो भी फ्रिक्शन चैप्टर है उसमें तीन टाइप के फ्रिक्शन हमें पढ़ने हैं। एक तो फ्रिक्शन पढ़ना है हमें फ्रिक्शन ऑफ ब्लॉक, या ब्लॉक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, दूसरा हमें पढ़ना है लेडर फ्रिक्शन, मींस फ्रिक्शन इन लेडर, और तीसरा हमें पढ़ना है फ्रेंड्स वेज, फ्रिक्शन वेज। तीन टाइप के एग्जाम्पल हमें पढ़ने हैं,
तो एक एक करके हम टाइप्स लेंगे। तो पहला मैं लूंगा फ्रिक्शन ऑफ लेडर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर डिप्लोमा के स्टूडेंट है तो डिप्लोमा के लिए भी, और डिग्री के स्टूडेंट है तो डिग्री के लिए भी। ओके, मोस्ट प्रोबेबली 95% एक एग्जाम्पल तो पेपर में होता ही होता है फ्रिक्शन ऑफ लेडर फ्रिक्शन के बारे में। ओके, तो ये नोट डाउन कर दीजिए, उसके बाद मैं फ्रिक्शन ऑफ लेडर का एग्जाम्पल आपको सिखाता हूं। ओके, इसकी प्रोसेस बताता हूं आपको। अभी फ्रेंड्स हम देखेंगे लेडर फ्रिक्शन और फ्रिक्शन इन लेडर। लेडर को सीडी भी बोलते हैं हम। यहां पर मतलब कोई भी वॉल है, इसे वॉल बोल सकते हैं। ये वॉल है, सीडी तो ऐसा ही होती है ना, लेडर तो ऐसी ही होती है ना। और ये फ्लोर है, नीचे फ्लोर पे है, यहाँ पर ये वॉल होता है। ये सबको कॉमनली पता है, पर फिर भी हमको एक्चुअली बताना पड़ता है। और ये है लेडर मतलब सीडी। ओके, और उसके फ्रिक्शन उसके रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल हमें दिए जाते हैं या पूछते हैं तो वो कैसे गिनते हैं और किस तरीके से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ लेडर फ्रिक्शन को सॉल्व करने के लिए, वो एकदम यूनिक ट्रिक है। और इसका यूज करके हम लेडर के कोई भी एग्जाम्पल एक्चुअली गिन सकते हैं। अगर आप बुक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक एग्जाम्पल, लेडर के हर एक एग्जाम्पल के लिए अलग अलग मेथड एक्चुअली दिए गए हैं। पर आपको क्या करना है, अगर आप मेरी प्रोसेस एक्चुअली जो पकड़ोगे या प्रोसेस को आप पढ़ोगे, उसको फॉलो करोगे, तो आपको दूसरी कोई मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही मेथड से लेडर के सारे एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या होता है लेडर में। तो फ्रेंड्स, ये लेडर का लेंथ दिया गया है L, और लेडर ने फ्लोर के साथ जो एंगल बनाया है वो है थीटा। ओके, लेडर की लेंथ है L और फ्लोर के साथ जो एंगल बना गया है वो है थीटा। ओके, क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है, ABC मैंने नाम दे दिया है। ऑलवेज याद रखना है लेडर का जो सेल्फ वेट है, लेडर का खुद का भी कुछ वेट तो होता है ना, लेडर का जो सेल्फ वेट है वो ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट करेगा, मतलब लगेगा मिडल पे, ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट करेगा मिडल पे। इसलिए मैंने लिख दिया है L/2 डिस्टेंस पे। L/2 डिस्टेंस पे क्या हो गया, WL। और वेट ऑफ मैन मतलब CD होती किसके लिए है, लेडर मतलब होता किसके लिए है, ऊपर चढ़ने के लिए ही तो होता है ना। तो कोई भी इंसान मतलब आदमी या बच्चा मतलब यहाँ पर चढ़ा हुआ है सीढ़ी पे। ओके, वो कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है कि WM, वेट ऑफ मैन यहाँ पर खड़ा हुआ है। ओके, अगर ये देखेंगे कि लेडर पर कौन कौन से एक्चुअली फोर्सेस एक्ट करते हैं, कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर यहाँ पर जो वॉल दिया गया है, वॉल पर जो भी यहाँ पर लेडर लगी हुई है उसके परपेंडिकुलर लगेगा रिएक्शन ऑफ वॉल। हमें पता है कोई बॉडी मतलब कोई भी बॉडी रखी गई है, यहाँ पर कोई भी ब्लॉक रखा हुआ है तो उसके परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल रिएक्शन, परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन एट वॉल, सॉरी मेरी गलती हो गई, रिएक्शन एट वॉल यहाँ पर आएगा, यहाँ पर गलती हो गई, रिएक्शन ऑफ फ्लोर यहाँ पर आएगा। ये फ्लोर है, ये वॉल है। ओके, यहाँ पर आएगा रिएक्शन एट वॉल, वो परपेंडिकुलर टू द वॉल लगेगा। फ्रिक्शन एट वॉल, फ्रिक्शन ऑफ वॉल याद रखना है ऊपर की तरफ लगेगा। याद कैसे रखना है, देखो अगर मैं यहाँ पर सीढ़ी पे लेडर पे चढ़ा हुआ हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, ये याद रखना है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर फ्लोर पे क्या होगा, देखो अगर मैं यहाँ पर चढ़ा हुआ हूँ तो जो लेडर जो है वो लेडर एक्चुअली राइट साइड एक्चुअली मुड़ने की शक्यता है, तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो लेफ्ट साइड लगेगा। ओके, एंड रिएक्शन एट फ्लोर, ओके, वो तो परपेंडिकुलर ही लगता है। ओके, अभी फ्रेंड्स याद क्या रखना है कि लेडर का कोई भी एग्जाम्पल गिनने के लिए या सॉल्व करने के लिए हमें 3 स्टेप ही लगेंगे, 3 स्टेप ही लगेंगे। पहले याद रखना है रिसॉल्व हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, रिसॉल्व हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मतलब सिग्मा H इज इक्वल टू 0। दूसरा याद रखना है, दूसरा स्टेप रिसॉल्व वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस मतलब सिग्मा ऑफ V इज इक्वल टू 0। और थर्ड स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है,
लेडर के फ्रेंड्स याद रखना, हर एक एग्जाम्पल ये तीनों स्टेप में से कंप्लीट आंसर उसका आ जाएगा, आपको चौथा स्टेप फॉलो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, और चौथा स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेक मोमेंट अबाउट बी पॉइंट। एंड बी पॉइंट कौन सा है याद रखना है, बी पॉइंट क्या याद रखना है, जो फ्लोर के साथ एंगल बनाया है, जो फ्लोर और लेडर को कनेक्ट करता है वो पॉइंट है बी, ये याद रखना है। कनेक्टिंग पॉइंट, कनेक्ट, यहां पर ही हमें ऑलवेज मोमेंट लेनी है, दूसरे कोई पॉइंट पे हमें मोमेंट लेनी नहीं है। कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ लेडर एंड वॉल विच इज बी पॉइंट। ओके, तो इतना आप नोट डाउन कर दीजिए और शांति से इसको देख लीजिए। और हमेशा एक ही फिगर हमें याद रखना है, लेडर का अगर एग्जाम्पल हो गया तो ये फिगर हमें रट्टा मार देना है, ये सेम एक्चुअली फिगर आएगा ऑलवेज, याद रखना है। इसकी जो पोजीशन है कभी भी चेंज नहीं होने वाली। आर डब्ल्यू ऊपर ही लगेगा, एफ एफ इस साइड ही लगेगा। ओके, फ्रिक्शन एट फ्लोर, ओके, लेफ्ट साइड लगेगा। ओके, ये याद रखना है और उसको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसको इजीली याद रख सकते हैं। लेडर इस तरफ मूव करेगा तो एफ एफ इस तरफ लगेगा, लेडर नीचे मूव करेगा तो एफ डब्ल्यू ऊपर मूव करेगा। ओके, एंड आर डब्ल्यू एंड आर एफ, ये नोट डाउन कर दीजिए। अभी हम एक एग्जाम्पल उसका सॉल्व करेंगे ताकि आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। अभी फ्रेंड्स हम लेडर पर एक एग्जाम्पल देखेंगे। देखो क्या है, क्या बोला गया है कि लेडर 7 मीटर लॉन्ग, ये एग्जाम्पल पहले मैं बोल देता हूँ, एकदम शांति से देखिएगा। मैंने पहले भी बोला है एक ही मेथड फॉलो करना है, एक ही मेथड फॉलो करने से आप सारे लेडर के एग्जाम्पल इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो शांति से देखना है एक एग्जाम्पल। क्या बोला है कि लेडर 7 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल विथ विच इट मेक्स 45 डिग्री। वर्टिकल वॉल के साथ इसने कितना एंगल बनाया है, 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये 90 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री एंगल। ओके, क्लियर, यहां तक क्लियर है। लेडर 7 मीटर लॉन्ग मतलब लेडर की लेंथ कितनी है, 7 मीटर, इतना हमें दिया गया है। रेस्ट अगेंस्ट वर्टिकल वॉल, रेस्टिंग ऑन अ फ्लोर, इट इफ a man whose weight is half of the ladder, मतलब कोई भी बंदा वहां पर खड़ा हुआ है लेडर पे, उसका वेट कितना है, 1/2 ऑफ लेडर। मैन whose weight is half of the ladder climb it at what distance along the ladder, मतलब कहां पर वो खड़ा होगा, at what distance along the ladder, तो वो डिस्टेंस हमें एज्यूम करना है x। एट वॉट डिस्टेंस मतलब इंसान कहां पर खड़ा है, तो मैंने एक एज्यूम कर दिया कि x डिस्टेंस पे इंसान खड़ा है, आदमी x डिस्टेंस पे खड़ा है। एट वॉट डिस्टेंस अलोंग द लेडर विल ही बी व्हेन द लेडर इज अबाउट टू स्लीप, कहां पर खड़ा होगा कि वो अबाउट टू स्लीप हो जाए। ओके, और यहां पर हमें म्यू दिया गया है। म्यू हमें पता है फ्रेंड्स, पहले ही मैंने डिस्कशन किया है, म्यू क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एट फ्लोर, एट वॉल कितना दिया गया है, 1/3 मेरी गलती हो गई, एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दिया गया है, 1/3 एट वॉल, एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट फ्लोर हमें दिया गया है 1/2। ये नोट डाउन कर दीजिए। ओके, अभी देखना है कि एग्जाम्पल हम गिनेंगे क्या 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 हमें दिया गया है। वेट ऑफ मैन दिया नहीं गया है, पर यहां पर मैंने लिख दिया है कि x डिस्टेंस पे एक्चुअली कोई इंसान आदमी खड़ा हुआ है। WL वेट ऑफ लेडर कहां पर लगेगा, ऑलवेज मिडल पे लगेगा, ऑलवेज मिडल। मिडल मींस 7 का डिवाइड बाय 2 मतलब 3.5 मीटर डिस्टेंस पे वेट ऑफ लेडर कॉन्सेंट्रेट होगा। ओके, लेडर का जो वेट है वहां पर कॉन्सेंट्रेट होगा। क्लियर है, और ये सारी चीजें तो मैंने आपको बताई है, ये फिक्स है। ओके, रिएक्शन एट वॉल, फ्रिक्शन एट वॉल, रिएक्शन एट फ्लोर एंड फ्रिक्शन ऑफ फ्लोर। ओके, ये सारी चीजें फिक्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल अभी कैसे गिनेंगे, पहली चीज फ्रेंड्स याद रखना है, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या याद रखना है, आपको सारे डिस्टेंस फाइंड करने हैं। मतलब ये AC हो गया, ये BC हो गया, इसको मैं B बोल देता हूं, इस पॉइंट को मानो कि मैं B बोलता हूं, तो आपको ये सारे डिस्टेंस फाइंड करने हैं। AC फाइंड करना है, BC फाइंड करना है। मानो कि यहाँ पर WL जो यहाँ पर लगा है, मानो कि E पॉइंट पे, मतलब मानो कि यहाँ पर E पॉइंट रखा जाता है। WM
मानो कि यहाँ पर WL मानो कि E पॉइंट पे लगता है, या मानो कि WM जो है उसको मैं आगे आगे खींचूँ और मानो कि यहाँ पर कोई F पॉइंट मुझे मिलता है, तो सारे डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। ओके, ये पहला स्टेप याद रखना है। क्यों फाइंड करना है डिस्टेंस? डिस्टेंस इसलिए फाइंड करना है क्योंकि मैंने आपको 3 स्टेप लिखाए हैं, रिसॉल्व पैरेलल फोर्सेस, रिसॉल्व परपेंडिकुलर फोर्सेस एंड टेकिंग मोमेंट अबाउट बी। तो जब मैं मोमेंट अबाउट बी लूंगा ना, तो ये सारे डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, तो ये चीज मैं पहले ही फाइंड कर दूंगा। ओके, तो पहला स्टेप आपको याद रखना है, लीडर का कोई भी एग्जाम्पल हो, फाइंड ऑल मेजरमेंट और फाइंड ऑल मेजरमेंट ही लिख लेते हैं, मेजरमेंट्स ही बोल देते हैं, या तो लेंथ ऑफ साइड्स बोल दो, कोई भी बोल सकते हैं। फाइंड ऑल मेजरमेंट्स। ओके, तो चलो फाइंड करते हैं। AC, यहां पर फ्रेंड्स AC क्या होगा? AC क्या होगा? तो AC सामने वाली साइड है, इसलिए होगा 7 sin 45 डिग्री। BC क्या होगा? BC एडसेंट साइड है, इसलिए cos थीटा होगा, तो 7 cos 45 डिग्री। ओके, अभी मैं अगर EB फाइंड करूं, EB का डिस्टेंस कितना है, तो क्या मिलेगा? देखो, अगर मैं EB कंसीडर कर रहा हूं यहां पर, तो ट्राइंगल मेरा इतना ही होगा, मतलब जो हाइपोटेनियस है वो मुझे लेना पड़ेगा 3.5, तो ये क्या हो जाएगा 3.5 cos 45 डिग्री। क्लियर है? ये हो गया EB। और अगर मैं FB लेता हूं तो मेरा हाइपोटेनियस क्या होगा? अगर मैं FB ले रहा हूं, FB, अगर मैं FB ले रहा हूं तो मेरा हाइपोटेनियस का हो जाएगा X, मतलब FB इज इक्वल टू X cos 45 डिग्री। ये सारे डिस्टेंस मैं फाइंड कर दूंगा पहले कैलसी से। ये हो जाएगा 4.9497, 4.9497। सिमिलरली cos 45 sin 45 सेम आंसर होता है, तो 4.9497 मीटर, ये भी हो जाएगा मीटर में। ये है 3.5, मतलब इसका आधा हो जाएगा। क्या आंसर आएगा? 2.4748, 2.4748 मीटर। एंड cos 45 डिग्री का आंसर होता है 0.707, मतलब ये हो जाएगा 0.707x। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या याद रखना है? सारे मेजरमेंट आपको फाइंड कर देना है। ओके, AC BC सारे मेजरमेंट फाइंड कर देने हैं। सेकंड स्टेप, स्टेप 2, ऑटोमेटिक आंसर आएगा, ऑटोमेटिक आंसर आएगा। आपको क्या मतलब पूछा है उसका कोई मतलब नहीं है, आपको जो भी पूछा गया है, जो भी उन्होंने पूछा है, वो सारा मतलब आंसर जो है ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ओके, सेकंड स्टेप क्या याद रखना है? वो दिया क्या गया है, μF एंड μW। तो टेक, सेकंड स्टेप ऐसे याद रखेंगे, टेक μF एंड μW। तो देखो μF क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट वॉल। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं F डिवाइड बाय RW और FW डिवाइड बाय RW। क्लियर है? μW का आंसर क्या दिया है मुझे? 1/3 इज इक्वल टू F डिवाइड बाय RW, और ये हो जाएगा FW इज इक्वल टू 1/3 इंटू RW। ये एक रिलेशन याद रखना है। दूसरी चीज, μF कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट फ्लोर इज इक्वल टू, मैं फ्रिक्शन एट फ्लोर डिवाइड बाय रिएक्शन एट फ्लोर, ये लिख सकता हूँ, फ्रिक्शन डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। μF कितना है? तो 1/2 इज इक्वल टू FF डिवाइड बाय RF, देन FF इज इक्वल टू 1/2 इंटू RF। ये आंसर मुझे दूसरा एक रिजल्ट मुझे मिला है, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ओके, और अभी हम स्टार्ट करेंगे जो मैंने 3 स्टेप आपको लिखाए थे, रिसॉल्व पैरेलल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, रिसॉल्व परपेंडिकुलर फोर्सेस और वर्टिकल फोर्सेस एंड टेकिंग मोमेंट अबाउट B। तो इतना फ्रेंड्स नोट डाउन कर दीजिए। ओके, ओके, निकाल देता हूं उसको। अभी देखो क्या होगा। देखो फर्स्ट, पहला स्टेप ये है रिसॉल्व मतलब ये थर्ड स्टेप आया ना, 2 स्टेप तो हो गए, थर्ड स्टेप। तीसरा स्टेप ये है कि रिसॉल्व पैरेलल फोर्सेस। अगर पैरेलल फोर्सेस यहां पर मैं देखूं तो 2 पैरेलल फोर्सेस है, एक तो RW जो
राइट साइड जा रहा है और एक एफ जो लेफ्ट साइड जा रहा है। दूसरा कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, देख लीजिए। टोटल फोर्स कितने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो देखो एक RW है, एक FF है जो वर्टिकल है, एक MW है सेल्फ वेट ऑफ मैन, वो MW नीचे आएगा, ये भी वर्टिकल, ये भी वर्टिकल, ये भी वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। मतलब हॉरिजॉन्टल 2 फोर्सेस है और वर्टिकल 4 हो गए, ये 1 2 3 एंड 4, ये याद रखना है हमें। ओके, कोई मिस ना हो जाए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो गया, RW इज इक्वल टू, मतलब जो राइट साइड जाता है और जो लेफ्ट साइड जाता है, इज इक्वल टू FF। पर फ्रेंड्स मैं FF इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, मुझे म्यू F इज इक्वल टू क्या मिला था यहाँ पर, FF डिवाइड बाय RF। म्यू F कितना दिया था मुझे, म्यू F इज इक्वल टू 1/2, मतलब 1/2 RF इज इक्वल टू FF मुझे मिला था, ये रिलेशन मुझे मिला था यहाँ पर। तो मैं RW इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, 1/FF इज इक्वल टू 1/2 RF, मतलब 1/2 ऑफ RF। ओके, एंड RF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2RW। अभी फ्रेंड्स क्वेश्चन ये हो रहा है कि सर ये सारी चीजें करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों उसको मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ा, दूसरी वैल्यू मुझे कोई FF की जगह पे RF क्यों लिखने की जरूरत पड़ी। तो फ्रेंड्स आगे जाके आपको पता चलेगा कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि सारी जो वैल्यू है उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू में चेंज कर रहा हूँ। मतलब FF, FW, RF सारी वैल्यू मुझे RW में मिल जाए, कोई एक ही एलिमेंट में मिल जाए, ताकि मैं उसको एलिमिनेट करके कोई पर्टिकुलर आंसर ला सकता हूँ। ओके, तो पहले से ही हमारी जो भी प्रैक्टिस एक्चुअली ये होनी चाहिए कि सारी चीज़ों को एक में ही कन्वर्ट करना है, एक प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना है। ओके, तो ये याद रखना है, प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा। ओके, तो मैंने क्या किया, RW इज इक्वल टू FF, RW FF की मैंने वैल्यू रख दी 1/2 इंटू RF एंड RF इज इक्वल टू 2 इंटू RW हो जाएगा। अभी मैं करता हूँ 4th स्टेप, रिसॉल्व परपेंडिकुलर फोर्सेस। अगर परपेंडिकुलर फोर्सेस को मैं रिसॉल्व करता हूं, देखो परपेंडिकुलर में ऊपर कौन से जा रहे हैं वर्टिकली, तो FW प्लस RF इज इक्वल टू नीचे कौन से आ रहे हैं WM प्लस WL, WM प्लस WL। FW इज इक्वल टू फ्रेंड्स क्या होगा, FW हमने पढ़ा है 1/3 इंटू RW इज इक्वल टू FW। आगे मैंने ये हमने जो स्टेटमेंट लाया हुआ है, रिजल्ट एक्चुअली हमारे पास है 1/3 RW इज इक्वल टू FW। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 RW प्लस RF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2RW। तो देखा फ्रेंड्स सारी जो चीजें हैं वो RW में आ गई, इसलिए मैं इजीली RW को एलिमिनेट कर सकता हूँ। WM क्या है, वेट ऑफ मैन 1/2 ऑफ WL। ओके, 1/2 ऑफ वेट ऑफ लेडर, वो हमें पता है, एंड WL। तो इसका क्या होगा 6 और 1 मतलब 7 डिवाइड बाई 3 RW इज इक्वल टू 3/2 मतलब 1.5 WL हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर है। और RW इज इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 7 WL। ओके, RW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसको मैं अगर कैलकुलेट करूं 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 7, तो क्या हो जाएगा RW इज इक्वल टू 0.643 लिख देता हूं यहां पर WL। ओके, और दूसरी चीज की मुझे पता है FW इज इक्वल टू 1/3 ऑफ RW, देन FW क्या हो जाएगा 1/3, FW क्या है 1/3 ऑफ RW मतलब 1/3 ऑफ 0.643 WL FW इज इक्वल टू। ओके, तो डिवाइड बाय 3 करता हूं तो मुझे मिलता है FW इज इक्वल टू 0.214 WL। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अभी हम लास्ट स्टेप लेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट B। लास्ट स्टेप हम लेते हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट B। ओके, तो फटाफट से नोट डाउन कर दीजिए, कुछ रिजल्ट है मुझे याद रखना है तो मैं साइड में लिख देता हूँ। RW इज इक्वल टू याद रखना है 0.643 WL और FW याद रखना है 0.214 WL। ओके, निकाल देता हूं अभी। एंड लास्ट स्टेप फ्रेंड्स, टेकिंग मोमेंट अबाउट B।
लास्ट स्टेप क्या है, टेकिंग मोमेंट अबाउट बी। फिफ्थ स्टेप, टेकिंग मोमेंट अबाउट बी। अबाउट बी अगर मैं मोमेंट लेता हूं तो देखो क्या होता है, मोमेंट हमें बताए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पर फोर्स कितना है फ्रेंड्स, फिर से फटाफट से रिवाइज कर देता हूं। ये 1 फोर्स है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कितना होगा, अगर बी से मैं मोमेंट लेता हूं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अगर ये फोर्स है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये। अगर यहाँ पर ये फोर्स है Fw ऐसे लगता है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये BC होगा। Rw अगर लेता हूं तो परपेंडिकुलर क्या लगेगा, AC। Wm लेता हूं मैं तो परपेंडिकुलर क्या लगेगा, EF डिस्टेंस। और WL लेता हूं तो परपेंडिकुलर क्या लगेगा, EB डिस्टेंस। क्लियर। यहां पर RF एंड FF, RF एंड FF आर पासिंग फ्रॉम B पॉइंट में से ये पास हो रहा है, इसलिए उसके लिए मुझे कोई मोमेंट नहीं मिलेगा। ये हमें पता है, डिस्टेंस 0 हो जाएगा। बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगा मोमेंट, क्योंकि ये मोमेंट का चैप्टर नहीं है। ओके, तो चलो टेकिंग मोमेंट अबाउट B, तो क्या होगा, RW मल्टीप्लाई बाय AC प्लस FW मल्टीप्लाई बाय BC। ओके, तो ये क्या होगा, ये क्लॉकवाइज मोमेंट ली है। पता चला कि नहीं पता चला, नहीं चला। ये क्या लिया है मैंने, क्लॉकवाइज मोमेंट लिया है। ये क्लॉकवाइज मोमेंट, ये क्लॉक है। इसके लिए मुझे क्या मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके, WM के लिए क्या मिलेगा मुझे, एंटी क्लॉकवाइज। WL के लिए भी क्या मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो इज इक्वल टू WL मल्टीप्लाई बाय FB प्लस WL मल्टीप्लाई बाय EB। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। RW इज इक्वल टू क्या हो गया, 0.643 WL। AC क्या हो गया, AC का डिस्टेंस हमने फाइंड किया था 4.94। इसलिए फ्रेंड्स मैंने बोला था पहले से ही उसको फाइंड करके रख देना है डिस्टेंस, इसीलिए मैंने बोला था पहले से ही आपको फाइंड करके रख देना है। प्लस FW कितना आ गया, 0.214 WL मल्टीप्लाई बाय BC डिस्टेंस क्या आ गया, 4.94। BC क्या हो गया, 4.9497 इज इक्वल टू WM क्या आया, WM क्या है, तो 0.5 ऑफ WL, हाफ वेट ऑफ लेडर। FB क्या आ गया आएगा, FB क्या है, तो x cos 45 0.707x प्लस EB WL इंटू EB कितना है 3.5 cos 45, ये रहेगा 2.474 2.474 ओनली, इसका डिस्टेंस इतना ही रहेगा। ओके, चलिए अभी इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे मिलेगा मुझे x डिस्टेंस। हमें फाइंड क्या करना था, वो हमें याद रखना है। फाइंड क्या करना है, मैन हुज वेट इज हाफ ऑफ लेडर क्लाइम इट एट व्हाट डिस्टेंस, कहां पर वो खड़ा है, वो हमें याद रखना है। देखो फ्रेंड, दोनों साइड से WL को मैं एलिमिनेट कर दूंगा। देखो यहाँ से लेफ्ट साइड से मैं WL को कॉमन निकाल सकता हूँ, राइट साइड भी से भी WL को कॉमन निकाल के मैं उसको एलिमिनेट करूंगा। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 2.643 मल्टीप्लाई बाय 4.9497, तो क्या रहेगा 3.1826 प्लस 0.214 मल्टीप्लाई बाय 4.9497, तो मुझे मिलेगा यहाँ पर 1.059 इज इक्वल टू यहाँ पर 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.707, तो यहाँ पर 0.3535x बचेगा प्लस 2.474 रहेगा। ओके, अगर x की वैल्यू फाइंड करना चाहे तो क्या होगा, एक स्टेप ज़्यादा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। 3.1826 प्लस 1.059, अरे ये आ जाएगा 4.2416 इज इक्वल टू 0.3535x प्लस 2.474, क्या हो जाएगा 2.474 इस तरफ आएगा, उसका माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा
2.474, तो यहाँ पर बचेगा 1.7676 इज इक्वल टू 0.3535x, देन x इज इक्वल टू डिवाइड बाई 0.3535, वी गेट 5 मीटर, वी गेट 5 मीटर। तो 5 मीटर, 5 मीटर डिस्टेंस पे आदमी खड़ा होगा, 5 मीटर डिस्टेंस पे आदमी खड़ा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो शांति से इसको नोट डाउन कर दीजिए। और अगर कोई आपको डाउट हो या आपको कोई रेफरेंस देना हो, तो फ्रेंड्स उसको शांति से नोट डाउन कर दीजिए। आपको कोई अगर कमेंट करना हो तो फ्रेंड्स इसको नोट डाउन कर दीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में आपको अपना फीडबैक दे सकते हैं। शांति से मेरा जो चैनल है उसको आप फॉलो कीजिए, ताकि मैं इंजीनियरिंग में जितने भी मॉस मतलब मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स रिलेटेड, सॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स है, जितने भी टॉपिक्स है, मैं क्लियर कर पाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।